तो भारतीय स्टॉक मार्केट में ना एक बहुत है अजीब सी पहेली चल रही है। दो कंपनियां हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। काम बिल्कुल एक जैसा, पर नतीजों में जमीन आसमान का फर्क। एक रॉकेट की तरह ऊपर तो दूसरी नीचे क्यों? चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। ये वाकई एक बड़ी पहेली है। सोचिए जरा, एक ही मार्केट, एक ही बिजनेस, और मजे की बात तो ये है कि इंडस्ट्री में इनके अलावा कोई बड़ा खिलाड़ी है ही नहीं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही तिमाही में दोनों के नतीजे इतने अलग अलग आएं? और इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वो है ये आंकड़े। देखिए, एनएसडीएल का जो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू है वो 7% बढ़ा है, और ठीक उसी टाइम सीडीएसएल का 6% गिर गया। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन। आखिर चल क्या रहा है? अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कंपनियां असल में करती क्या है। मतलब मार्केट की नींव में इनका रोल क्या है। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि एक डिपॉजिटरी को अपने स्टॉक्स का बैंक अकाउंट समझ लीजिए। सिंपल। जब भी कोई शेयर खरीदा जाता है तो वो फिजिकल कागज की तरह नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट में जमा हो जाता है। और एनएसडीएल और सीडीएसएल बस यही काम करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1996 से। तब एनएसडीएल भारत की पहली और अकेली डिपॉजिटरी थी, किंग थी। लेकिन 3 साल बाद 1999 में सीडीएसएल मैदान में उतरी इसको टक्कर देने के लिए। और सीडीएसएल का फोकस बिल्कुल क्लियर था, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जोड़ो। और अगले 20 साल तक उन्होंने बस यही किया, मार्केट के ज्यादातर नए अकाउंट्स पर कब्जा कर लिया। और उनकी इस मेहनत का नतीजा ये देखिए। अगर हम सिर्फ डीमैट अकाउंट्स की गिनती करें ना, तो मार्केट पर सीडीएसएल का एक तरफा राज है। लगभग 80% मार्केट शेयर। कमाल है। लेकिन यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। अगर हम अकाउंट्स की गिनती छोड़ दें और उनमें रखे हुए पैसों की वैल्यू देखें तो पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। यहाँ असली बादशाह एनएसडीएल है, 86% मार्केट शेयर के साथ। मतलब ग्राहक भले ही कम हो, पर दौलत वो कहीं ज्यादा है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के अगले हिस्से में चलते हैं और जरा दोनों कंपनियों के हाल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और करीब से देखते हैं। तो जरा इन हालिया आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए, दोनों कंपनियों की जो कुल कमाई है वो तो लगभग एक जैसी ही बढ़ी है, लेकिन असली कहानी छुपी है ट्रांजैक्शन रेवेन्यू में। एनएसडीएल के लिए +7% और सीडीएसएल के लिए -6%। यही वो एक नंबर है जो हमें सब कुछ बताएगा। तो सवाल ये है कि एनएसडीएल ने ऐसा क्या किया जो सही बैठा। उन्होंने कई मोर्चों पर अच्छा काम किया। उनकी जो सालाना कस्टडी फीस है वो 44% बढ़ गई। ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी से भी कमाई हुई। और सबसे जरूरी बात, उनका जो कमाई का मॉडल है ना, वो मार्केट के रोज रोज के उतार चढ़ाव पर ज्यादा डिपेंड नहीं करता। और ये स्लाइड एनएसडीएल की मजबूती का असली राज बताती है। जो सेटलमेंट फीस होती है ना, जो मार्केट की ट्रेडिंग पर बहुत निर्भर करती है, वो एनएसडीएल के टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 7% है। इसीलिए जब मार्केट में सुस्ती आती है तो उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, वो सेफ रहते हैं। अब बात करते हैं सीडीएसएल की, जिन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हुआ ये कि मार्केट में ट्रेडिंग ही 19% कम हो गई, तो उनका ट्रांजैक्शन रेवेन्यू सीधे 6% गिर गया। इसके अलावा नए कंपटीशन की वजह से नए अकाउंट्स जोड़ने की जो रफ्तार थी वो भी थोड़ी धीमी पड़ गई। अब इस नंबर पर जरा खास ध्यान दीजिएगा, 25%। ये नंबर सीडीएसएल की पूरी कहानी कह देता है। उनकी कुल कमाई का 1/4 हिस्सा यानी 25% सीधे सीधे ट्रांजैक्शन फीस से आता है। मतलब साफ है, जैसे ही लोग खरीदना बेचना कम करते हैं, सीडीएसएल की कमाई पर सीधा और बड़ा हिट पड़ता है। और अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ये पूरी पहेली सुलझने वाली है। एक ऐसा फर्क जो सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा, और वो है इनके क्लाइंट्स। ये स्लाइड इस पूरी कहानी का जवाब है। एनएसडीएल के क्लाइंट कौन हैं? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और एचएनआई, मतलब अमीर निवेशक, जिनसे उन्हें एक स्टेबल कस्टडी फीस मिलती रहती है। वहीं दूसरे तरफ सीडीएसएल के क्लाइंट हैं हम जैसे आम रिटेल निवेशक, जिनकी वजह से कमाई मार्केट के मूड पर डिपेंड करती है। और ये अंतर देखिए, एनएसडीएल के एक अकाउंट में एवरेज होल्डिंग है 1.23 करोड़ रुपए, जबकि सीडीएसएल के अकाउंट में सिर्फ 5 लाख। और असल में यही सबसे बड़ा फर्क है।
होता क्या है कि जब भी मार्केट में थोड़ी भी घबराहट होती है तो रिटेल निवेशक सबसे पहले ट्रेडिंग रोक देते हैं, जिसका सीधा असर सीडीएसएल पर पड़ता है। जबकि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो लंबी रेस के घोड़े हैं, वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई आगे क्या, भविष्य में क्या होगा? दोनों कंपनियां अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना रही हैं? एनएसडीएल का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, टेक्नोलॉजी पर फोकस। वो ऐसे बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं जिन पर मार्केट के उतार चढ़ाव का कम से कम असर हो। वो नए जमाने के फिनटेक ब्रोकर्स को अपने साथ जोड़ रहे हैं और फ्यूचर के लिए आज पैसा लगाने से नहीं डर रहे, भले इससे उनका अभी का मार्जिन थोड़ा कम क्यों ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ सीडीएसएल अपनी सबसे बड़ी ताकत पर दांव खेल रही है, और वो हैं उनके 16.8 करोड़ रिटेल ग्राहक। वो इन ग्राहकों को इंश्योरेंस जैसी नई सर्विसेज देकर अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी साफ है, जब मार्केट का मूड ठीक होगा और तेजी लौटेगी तो उनकी ये रिटेल आर्मी ही उन्हें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भविष्य की इस लड़ाई को जीतेगा कौन? क्या मार्केट की रिकवरी के साथ सीडीएसएल की रिटेल ग्राहकों की फौज बाजी मारेगी, या फिर एनएसडीएल का टेक्नोलॉजी और बड़े इंस्टीट्यूशंस पर फोकस उन्हें एक ऐसी बढ़त दिला देगा जो हमेशा के लिए हो? ये दो अलग अलग रणनीतियों की एक बहुत ही दिलचस्प जंग है, और इसका नतीजा देखना वाकई मजेदार होगा।